शुरू करते हैं आज की वीडियो। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंज्यूमर राइट एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के बारे में। कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं जिनके थ्रू एक कंज्यूमर अपने राइट्स को एनफोर्स करा सकता है। तो जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन को डिस्कस किया था। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू एनफोर्स द राइट्स। तो जो राइट्स उसको एनफोर्स कराने का क्या प्रोसीजर रहेगा। एंड सेक्शन 35 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 2019 का की धारा 35 क्या कहती है। अ कंप्लेन इन रिलेशन टू एनी गुड्स सोल्ड और डिलीवर्ड or agreed to be sold or delivered or any service provided or agreed to provided may be filed with a district commission by the complainant। तो कोई भी जो शिकायत करता है उसके द्वारा अगर जिला आयोग में कोई शिकायत दर्ज कराई जाएगी तो वो सेक्शन 35 के अंदर कराई जाएगी। तो यहाँ पे एक वर्ड आया कंप्लेनियंट। तो कंप्लेनियंट के बारे में देख लेते हैं कि हु इज कंप्लेनियंट। एंड कंप्लेनियंट इज सेक्शन 2 सेक्शन 5 डिफाइन दी कंप्लेनियंट। तो शिकायतकर्ता कौन होगा इसके बारे में बताता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 5। एंड सेक्शन सेज अ कंज्यूमर, एक जो उपभोक्ता है, जो परचेजर है कमोड गुड्स और सर्विसेज का, वो शिकायतकर्ता हो सकता है। वॉलेंट्री एनी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीन इन फोर्स। कोई एक रजिस्टर्ड वॉलेंट्री रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन जो किसी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है वो एक कंप्लेनेंट हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल अथॉरिटी केंद्रीय प्राधिकरण, वन और मोर कंज्यूमर, एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर, जहाँ वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट, जहाँ पर उनका जो इंटरेस्ट है वो सेम है। सपोज कोई एक सेलर है जिसने बहुत सारे जो कंज्यूमर्स उनके साथ चीट किया है, तो सेम टाइप ऑफ चीटिंग सबके साथ की गई है, तो वो सारे एक साथ मिलके भी केस जो है अपना कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की डेथ हो गई है, हिज लीगल हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके जो लीगल कानूनी उत्तराधिकारी होंगे और कानूनी प्रतिनिधि होंगे वो केस फाइल करेंगे। इन केस ऑफ कंज्यूमर बीन अ माइनर, अगर कोई कंज्यूमर माइनर है मीन्स 18 ईयर्स से कम का है, हिज पेरेंट्स, उसके जो माता पिता हैं, और उसके लीगल गार्जियन, अगर बच्चे को अडॉप्ट किया गया है तो लीगल गार्जियन क्या होंगे इस केस में, जो कंप्लेन फाइल करेंगे उसकी तरफ से। तो अगर कंप्लेन फाइल होगी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो वो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग फाइल की जाएगी, वो की जाएगी सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग वो जो केस है वो फाइल किया जाएगा। ये तो ही सेक्शन 35। तो अब नेक्स्ट सेक्शन, तो जो पूरा प्रोसीजर है ये 4 सेक्शंस में से होके जाता है। सेक्शन 35, 36, 37, 38 एंड 39। 39 सेक्शन 39 टेल्स अबाउट व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो कौन कौन से वो जो डिसीजन है वो ले सकता है। तो 35 to 39 हम स्टडी करने वाले हैं। तो हमने बात की 35 की, बात करें उसमें आगे भी कहा गया है कुछ। प्रोवाइडेड दैट द कंप्लेंट फाइल इलेक्ट्रॉनिकली इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो अगर आप कंप्लेंट इलेक्ट्रॉनिक फाइल करते हैं तो उसका जो मैनर प्रेस्क्राइब्ड है उस मैनर में आपको वो कंप्लेंट फाइल करनी होगी। अकम्पनीड विद मीन साथ में, विद सच फीस एंड पेबल इन सच मैनर, तो जो उसके साथ वो फीस देनी होगी आपको जो और उस मैनर में देनी होगी, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज में भी प्रेस्क्राइब, जैसा कि बताया जाएगा। तो आपको फीस देनी पड़ेगी और उस मैनर में देनी पड़ेगी जिस मैनर में बताया जाएगा, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक। मतलब अगर पेटीएम से कहा जाएगा तो आपको पेटीएम से सबमिट करानी है फीस। अगर आपको डीडी बना के देना है फीस का तो आपने डीडी बना के देना, और कैश में कहा जाएगा तो आपने कैश में सबमिट करानी है। तो जैसा भी कोर्ट के द्वारा कहा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट फॉर कमीशन है उसके द्वारा जैसा निर्देशित किया जाएगा उसी तरह से आपने अपनी फ़ीस को सबमिट कराना है, केस की जो फीस है। बात करें सेक्शन 36 की, इसमें जो बताया गया कि कंप्लेन आपने जो फाइल के 35 के अंदर उसके साथ अब क्या किया जाएगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेन अंडर सेक्शन 35, तो जो कंप्लेन आपने सेक्शन 35 के अंडर फाइल की है उसके बारे में बताया गया था। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ऑर्डर एडमिट द कंप्लेन फॉर बीन प्रोसीड और विद रिजेक्ट द सेम। तो जो डिस्ट्रिक्ट
कमीशन है, जो जिला आयोग है, जो आपने कंप्लेन फाइल किया उसके ऊपर उसको एडमिट कर सकता है, स्वीकार कर सकता है कि आगे अब इस पर फर्दर प्रोसीडिंग की जाएंगी, और उसको अस्वीकार यानी कि रिजेक्ट भी कर सकता है। पर एक चीज़ और यहाँ पे कही गई है सेक्शन 36 के अंदर, तो ये तो राइट्स है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, पर एक चीज़ और बात नीचे बोली गई है, उसमें उसने कहा है प्रोवाइडेड दैट द कंप्लेन shall not be rejected under this section unless an opportunity of being heard has been given to the complainant। तो उसने कहा कि इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 36 में कंप्लेन को तब तक रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको अस्वीकार तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि जो पक्ष है उनको सुनवाई का मौका ना दिया जाए। तो मतलब बिना सुनवाई के, बिना शिकायतकर्ता की सुनवाई किए बिना इस उसकी जो अपील है, जो उसका अपील किया उसने, उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। आगे प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एडमिसिबिलिटी ऑफ द कंप्लेन शैल ऑर्डिनरली बी डिसाइडेड विद इन द 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द कंप्लेन वाज फाइल्ड। यहाँ कहा गया कि जो शिकायत उसने फाइल किया वो कोर्ट के द्वारा 21 दिनों के अंदर स्वीकार कर लेनी चाहिए, कि मतलब उसके ऊपर उसको स्वीकार करना है, उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसके ऊपर जो डिसीजन है वो 21 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। 21 दिन कहाँ से गिनेंगे? जिस दिन शिकायत जो आपकी कंप्लेन है उसको फाइल किया गया उस दिन से 21 दिन हम काउंट करेंगे। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? वेयर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन डज नॉट डिसाइड एनी इशू ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ द कंप्लेन। अगर जो जिला आयोग है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, अगर वो एडमिसिबिलिटी के ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले पाता है तो क्या होगा? तो ये माना जाएगा कि इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एडमिटेड। तो ये माना जाएगा कि आपकी शिकायत को एडमिट कर लिया गया है, अगर उसके ऊपर कोई पेंडेंसी उस टाइम पे आती है तो। बात करेंगे सेक्शन 37 की। अब यहाँ पे 35 में बताया कि कंप्लेन किस सेक्शन में फाइल होगी, 36 में बताया कि आपकी जो कंप्लेन एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, उसकी क्या कंडीशन। अगर एक्सेप्ट होगी तो बिना जो हियरिंग के वो रिजेक्ट नहीं हो सकती, राइट। तो ये 36 में नहीं बताया। 37 क्या कहता है? एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द कंप्लेन आफ्टर इट्स एडमिशन। आपने कंप्लेन फाइल कर दी और फर्स्ट हियरिंग में, पहली सुनवाई पर क्या होता है, और एट एनी लेटर से, पहली सुनवाई पे या उसकी बाद की सुनवाइयों पे, इफ़ इट अपीयर्स द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, तो अगर जो जिला आयोग है उसको ये लगता है दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट, कि दोनों पक्षों में समझौता होने के चांसेस हैं, विच में बी एक्सेप्टेबल टू दिस पार्टी, और जो समझौते की शर्तें हैं वो दोनों पार्टियों को स्वीकार होंगी, एक्सेप्ट इन सच केस में बी प्रेस्क्राइब्ड, उन केसों को छोड़ के जो प्रेस्क्राइब्ड किए जाएंगे कोर्ट के द्वारा। इट में डायरेक्ट द पार्टी टू गिव इन रिटर्न विद इन 5 days कंसेंट टू हैव देयर डिस्प्यूट सेटल बाई मीडिएशन। तो आपको तो क्या कहेगा कि वो पार्टीज को बोलेगा कि अगर आप समझौते के लिए तैयार हैं तो 5 दिनों के अंदर रिटर्न में आप हमें लिख के दो कि आप अपनी सहमति दो कि हम जो समझौते के लिए, मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। तो 37 जो सबसेक्शन 1 है वो तो कहता है जी, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगेगा कि पहली सुनवाई में या उसके बाद भी अगर उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगेगा, जिला आयोग को लगेगा कि दोनों के पक्षों में समझौता हो सकता है, तो वो उनसे कहेगा 5 दिनों के अंदर अपनी जो सहमति है वो लिखित रूप में हमें दे दो। आप आगे देखते हैं। वेयर द पार्टी एग्रीड फॉर सेटलमेंट फॉर बाय मीडिएशन एंड गिव देयर कंसेंट इन राइटिंग। तो अगर दोनों जो पक्ष हैं अगर वो समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी कंसेंट, जो अपनी सहमति है वो लिखित में दे देते हैं, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल विद इन 5 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच कंसेंट रेफर टू द मैटर फॉर मीडिएशन। तो होगा क्या, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को 5 दिनों के अंदर लिखित में मिल जाता है तो क्या करेगा कमीशन, जो जिला आयोग है वो 5 दिनों के अंदर, अगले 5 दिनों के अंदर उस जो रिसिप्ट, उनकी कंसेंट उन्होंने दी है उसकी रिसिप्ट को मीडिएशन को रेफर कर देगा। तो एक मीडिएशन सेल होती है, तो अब वो उस मामले को देखेगी। ये तो बात हुई समझौते की। अगर समझौता ना हो तब क्या होगा, उसके लिए चलते हैं सेक्शन 38 में। तो 37 किससे रिलेट करता था? मीडिएशन से। तो 37 नहीं चला, तो अब देखते हैं 38 में क्या होगा। सेक्शन 38, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल ऑन एडमिशन ऑफ कंप्लेन और इन रेस्पेक्ट ऑफ केस रेफर्ड फॉर मीडिएशन ऑन फेलियर ऑफ सेटलमेंट बाय मीडिएशन प्रोसीड विद सच कंप्लेन। तो अगर जो केस है अगर वो मीडिएशन से नहीं सुलझता है तो
उनकी जो कंप्लेन है, कंप्लेनिएंट की जो कंप्लेन है उसको आगे प्रोसीड किया जाएगा। अब जब उसकी कंप्लेन को आगे प्रोसीड किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि जो उसकी कंप्लेन है वो किससे रिलेटेड है, क्या वो गुड से रिलेटेड है या फिर वो सर्विसेज से रिलेटेड है। गुड से मतलब वस्तुओं से या माल कह सकते हैं, या फिर सर्विस यानी सेवाओं से संबंधित है। तो सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 धारा 38 उपधारा 2 क्या कहता है ये वो देख लेते हैं। वेयर द कंप्लेन रिलेट्स टू एनी गुड्स, अगर जो आपकी कंप्लेन है वो किसी गुड्स से रिलेटेड है, माल से संबंधित, तब क्या होगा, रेफर अ कॉपी डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल रेफर अ कॉपी ऑफ द एडमिटेड कंप्लेन, जो शिकायत दर्ज कराई गई उसकी एक कॉपी विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एडमिशन, जिस दिन उस वो जो शिकायत दर्ज कराई गई उससे 21 दिनों के अंदर उसकी एक कॉपी टू दी अपोजिट पार्टी मेंशन इन दी कंप्लेन, जो दूसरा पक्ष है कंप्लेन में बताया गया है उसको रेफर की जाएगी, उसको भेजी जाएगी। डायरेक्टिंग हिम, और उसको कहा जाएगा गिव हिज वर्जन ऑफ केस विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज, और उसको कहा जाएगा कि अब 30 दिनों के अंदर अपना पक्ष रखें। तो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, जिला आयोग है, वो क्या कह रहा है कि 21 दिन जो आपने सब मान लो आज के दिन कोई कंप्लेन फाइल की डिस्ट्रिक्ट जिला आयोग में, तो 21 दिनों के अंदर, जिस दिन आपने कंप्लेन फाइल की उससे 21 दिनों के अंदर वो जो कॉपी है कंप्लेन की वो जो दूसरा पक्ष है उसको भेजी जाएगी। और उससे कहा जाएगा कि अगले 30 दिनों में जब उसने को मान लो 21 दिन बाद उसको कॉपी मिल गई, मान लो आज 1 तारीख है और 21 तारीख को उसको कॉपी मिल गई, तो 21 तारीख से 30 दिन बाद का टाइम उसको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अगले 30 दिनों में वो अपना जो पक्ष है वो जिला आयोग के सामने रखे। आगे कहा गया सच एक्सटेंडेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 डेज एज मे बी ग्रांटेड बाई इट, और वो जो अगर 30 दिनों में भी वो अपना पक्ष नहीं रख पाता है तो उसको 15 दिन का वक्त और दिया जाएगा अपना पक्ष रखने के लिए। अब हमने कॉपी भेज दी, अब बात किसके पास है, अब गेंद पहुंच गई है हमारे जो अपोजिट पार्टी उसके पाले में। तो अब अपोजिट पार्टी क्या करेगी, इफ द अपोजिट पार्टी ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेन रेफर टू हिम डिनाई और डिस्प्यूट द एलिगेशन कंटेंट इन द कंप्लेन और ओमिट और फेल टू टेक एनी एक्शन टू रिप्रेजेंट हिज केस विद इन द टाइम गिवन बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन प्रोसीड टू सेटल कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो अगर जो अपोजिट पार्टी है कंप्लेन रिसीव होने पर क्या कर सकती है, वो जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं उनसे मना कर सकती है, या फिर वो अपने भी खुद के आरोप लगा सकती है कंप्लेनिएंट के ऊपर, जो शिकायत करता है उसके ऊपर भी कुछ आरोप लगा सकती है। और ओमिट टू फेल, और तीसरा मतलब उसने मना कर दिया, ठीक है, और उसने आरोप के पक्ष को आसाम जो उसने आर्गूमेंट दिए उसके आर्गूमेंट में अपने आर्गूमेंट दिए, और उसने तीसरा के जो एक्शन उसने लिया कि उसने ओमिट और फेल और उसने छोड़ दिया और कोई एक्शन नहीं लिया अपने केस को रिप्रेजेंट करने के लिए विद इन द टाइम गिवन बाय द जो टाइम जिला आयोग ने उसको दिया था। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन प्रोसीड टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या करेगा, जो कंज्यूमर डिस्प्यूट है उसको सेटल करने के लिए आगे की कार्रवाई करेगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इफ द कंप्लेन अलेज आर डिफेक्ट इन गुड्स, अगर जो कंप्लेन है वो जो वस्तु है उसमें कुछ खराबी से संबंधित है इन द गुड्स विच कैन नॉट बी डिटरमिन विदाउट प्रॉपर एनालिसिस, और जिसका जो निर्धारण है कि जो माल है या वस्तु है वो खराब है या नहीं, उसका जो वो उसका पता नहीं लगाया जा सकता जब तक कि उसका प्रॉपर एनालिसिस और टेस्ट ना किया जाए। तो अब गुड्स ऐसे हैं कि बिना टेस्ट के उनका यूज़ नहीं, उनका जो फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल सकता। सपोज़ आपने एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज़ आपने रेड चिली पाउडर ले लिया मार्केट से, राइट, और तो आपने कंप्लेन फाइल की कि इसमें तो ये तो मिलावटी है, तो अब उस कंडीशन में सिंपल आंखों से देख के तो आप नहीं बता सकते कि मिलावटी है या नहीं है। उसके लिए क्या होगा कि जो उसका सैंपल लिया जाएगा और उसका टेस्ट किया जाएगा कि, और उसकी जो टेस्ट है वो की जो रिपोर्ट है वो बताएगी जी कि इसके अंदर अडल्ट्रेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्टेन, तो अब क्या करेगी, टेस्ट ऑफ गुड्स, ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कंप्लेनिएंट। तो जो कंप्लेनिएंट के पास गुड्स है उसका सैंपल लिया जाएगा, उसको उसको सील बंद किया जाएगा एंड ऑथेंटिकेट इट इन द मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, और उसको उस मैनर में प्रेस्क्राइब्ड किया जाएगा जिस मैनर में बताया जाएगा। सपोज सिग्नेचर से ऑथेंटिकेट किया, उसको सील करके उसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर दिए तो उस तरह से भी ऑथेंटिकेट हो सके, या फिर आपने उसको जैसे होता है
जो जैसा कपड़े में उसको कपड़े में क्लब करके उसके ऊपर सील मार दी, ठीक है, उस तरह से भी ऑथेंटिकेट किया जाता है। तो जिस मैनर में बताया जाएगा उस मैनर में उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा, मतलब प्रमाणित किया जाएगा कि इसको हमने सीलबंद किया, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स बाद में ना हो कि बाद में जाके जो गुड्स है वो चेंज कर दिया। एंड रेफर द सैंपल सो सील टू दी अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी, और जो सैंपल सील किया गया उसको जो अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी जो टेस्ट करेगी, एनालिसिस करेगी गुड्स का, उसको भेज दिया जाएगा। और उसको एंड अलोंग विद द डायरेक्शन उसको निर्देश दिया जाएगा दैट सच लेबोरेटरी टू मेक एन एनालिसिस और टेस्ट, और उसको बताया जाएगा कि आपको जो एनालिसिस करने हैं और जो टेस्ट करने हैं जिससे कि आप जो गुड्स में डिफेक्ट है वो उसका पता चले, तो वो आप पता लगाओ। एंड रिपोर्ट इट्स फाइंडिंग देयर ऑन, और इसके ऊपर अपनी जो रिपोर्ट है वो हमें दो देयर ऑन इनटू डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 45 days ऑन रिसिप्ट ऑफ द प्रेफरेंस और विद सच एक्सटेंडेड पीरियड मे बी ग्रांटेड बाई इट। तो उसने कहा कि आप 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट हमें दो, और अगर आप 45 दिनों में नहीं दे सकते तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगा, उस जो लिमिट है 45 days की उसको इंक्रीज कर देगा। तो वहाँ पे कोई डेज नहीं लिखा, तो वो ये डिपेंड करेगा जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसके ऊपर कि वो कितना टाइम उसको अलाउ करता है। अब क्या होगा, अब जो टेस्ट होगा, टेस्ट की जो फीस है वो भी उसको कौन बियर करेगा, जो कंप्लेनिएंट है वो बियर करेगा। जो क्लोज डी है वो क्या कहते हैं, रिक्वायर द कंप्लेनिएंट टू डिपॉजिट to the credit of commission such fees as may be specified for payment to the appropriate laboratory for carrying out necessary analysis or test in relation to the goods। तो उसने कहा कि जो टेस्ट है उसको करने के लिए अगर लेबोरेटरी को कुछ खर्चे देने होंगे तो वो फीस कंप्लेनेंट को सबमिट करानी होगी। और किस तरह से सबमिट करानी होगी, एज में बी स्पेसिफाइड, जिस तरह से बताया। अगर वो डीडी में कहेंगे कि डीडी में चाहिए हमें फीस तो डीडी में हमें देनी पड़ेगी, कैश में अगर डिपॉजिट हो जाएगी तो कैश में, और अगर इलेक्ट्रॉनिकली कहा जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिकली भी उसको पे किया जा सकता है। क्लोज डी ई remit the amount deposit to its credit to the appropriate laboratory to enable its carry out the analysis। और वो जो अमाउंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कलेक्ट किया कंप्लेनिएंट से उसको लेबोरेटरी को ट्रांसफ़र किया जाएगा ताकि वो अपना जो एनालिसिस है गुड्स का वो कर सके। क्लोज एफ इफ़ एनी ऑफ पार्टी डिस्प्यूट, अब एनालिसिस होगा गुड्स का तो उसके बाद रिपोर्ट आएगी। अब रिपोर्ट आने पे क्या होगा, आने पे लगेगा क्लोज एफ इफ एनी ऑफ द पार्टी डिस्प्यूट द करेक्टनेस ऑफ द फाइंडिंग एंड द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ द अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी रिक्वायर द अपोजिट पार्टी और द कंप्लेनिएंट टू सबमिट इन राइटिंग हिज ऑब्जेक्शन विद रिगार्ड टू द रिपोर्ट मेड बाय द अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी। तो अगर दोनों पार्टी जो डिस्प्यूट में है, जो डिफेंडेंट पार्टी है, जो डिफेंडेंट है और जो कंप्लेनिएंट है, राइट, दोनों ही पार्टी को बोला गया कि अगर वो जो रिपोर्ट में फाइंडिंग आई है उनसे एग्री नहीं करते हैं, अगर उनको कुछ ऑब्जेक्शन है रिपोर्ट से तो वो अपने ऑब्जेक्शन रिटर्न में फाइल कराए। तो जो कंप्लेनेंट भी हो सकता है या फिर जो डिफेंडेंट है वो भी ये अपनी जो ऑब्जेक्शन है वो फाइल करेगा। और उसको वो जो ऑब्जेक्शन है वो कैसे करनी होगी, रिटर्न में उसको अपनी जो ऑब्जेक्शन है वो फाइल करानी होगी। देन अब बात करते हैं क्लोज जी की, गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द कंप्लेनेंट एज वेल एज द अपोजिट पार्टी ऑफ बीन हियर्ड अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द रिपोर्ट। दोनों को, अगर दोनों में से किसी ने अपनी जो ऑब्जेक्शन लगाया है रिपोर्ट के करेक्ट होने के बारे में, उसके बारे में दोनों पक्षों को सुना जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और दोनों पक्षों को सुनने के बाद एन इशू एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर अंडर सेक्शन 39, और वो सेक्शन 39 के अंडर कोई भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर इशू कर सकता है। कौन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। आगे बात करें, ये तो बात हुई गुड्स के बारे में। सब अगर जो हमारी कंप्लेन थी वो गुड्स के बारे में थी, तब क्या हो अगर हमारी कंप्लेन सर्विसेज को लेके हो। सेक्शन 38 सबसेक्शन 3 कहता है द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शेल इफ कंप्लेन एडमिट बाय अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 मीन्स रिलेटेड टू गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 कैन नॉट बी फॉलोड और इफ द कंप्लेन रिलेट्स टू एनी सर्विस। अगर कोई कंप्लेन सर्विस से रिलेटेड है तो जो प्रोसीजर सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 में बताया गया है वो फॉलो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अब बताया गया है यहाँ पे फॉलो सेक्शन 38 सबसेक्शन 3 क्लोज ए में बताया गया है।
इफ कंप्लेन रिलेट्स टू एनी सर्विस, अगर कोई शिकायत सेवाओं से संबंधित है। रेफर अ कॉपी ऑफ सच कंप्लेंट टू द अपोजिट पार्टी डायरेक्टिंग हिम टू गिव हिज वर्जन ऑफ केस विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। तो उसको बोला गया कि जैसे ही एक कॉपी रेफर की जाएगी अपोजिट पार्टी को और उससे कहा जाएगा कि आप 30 दिनों के अंदर अपना जो पक्ष है वो हमारे सामने रखो, और वो पीरियड को 15 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन। जिला आयोग उस पीरियड को जो 30 दिन का पीरियड है अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद 15 दिन का और उसको एक्सटेंडेड टाइम दे सकती है। अब क्लोज भी क्या कहता है, इफ द अपोजिट पार्टी ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ कंप्लेंट डिनाई और डिस्प्यूट द एलिगेशन कंटेंट इन द कंप्लेंट और ओमिट और फेल टू टेक एनी एक्शन टू रिप्रेजेंट हिज केस विद इन द गिवन टाइम बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो अब जो उसको जो अपोजिट पार्टी उसको अपना जो अपनी साइड वहाँ पे रखनी है, अपना पक्ष वहाँ पे रखना है, तो अगर वो उस पीरियड में वो या तो डिनाई कर सकता है या फिर डिस्प्यूट द एलिगेशन आरोप लगा सकता है जो कंप्लेन में दिए हुए उनके ऊपर अपने आरोप लगा सकता है, और ओमिट छोड़ सकता है, और फेल टू टेक एनी एक्शन और कोई भी एक्शन नहीं लेगा टू रिप्रेजेंट हिज केस, तो अपने केस को देखने के लिए कोई भी वहाँ पे एक्शन नहीं लेगा। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे दो बात होंगी, अगर उसने एक्शन लिया और अगर उसने एक्शन नहीं लिया। अब एक्शन लिया तो क्या प्रोसीडिंग्स चलेंगी, अगर एक्शन नहीं लिया तब क्या प्रोसीडिंग्स होंगी वो आगे देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल प्रोसीड टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो सेक्शन 38 सब सेक्शन 3 क्लोज बी से आगे बढ़ेगा। अब तो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ब्रॉट टू इट नोटिस बाय कंप्लेनिएंट एंड द अपोजिट पार्टी, अगर अपोजिट पार्टी ने अपना पक्ष रखा तो जो एविडेंसेस कंप्लेनिएंट ने शिकायतकर्ता ने और जो बचाव पक्ष है उसने जो एविडेंस रखे हैं वहाँ पे उनके बेसिस पे क्या करेगा, इफ द अपोजिट पार्टी डिनाई द और डिस्प्यूट द एलिगेशन कंटेंट इन द कंप्लेन। तो दोनों ने नोटिस जो अपने एविडेंसेस वहाँ पे रखे हैं उनको देखा जाएगा। और क्लोज सेकंड क्या कहती है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ब्रॉट टू इट्स नोटिस बाय द कंप्लेनिएंट, अगर जो शिकायत करता है उसने वहाँ पे एविडेंसेस रखे हैं। वेयर द अपोजिट पार्टी, जहाँ पर पीड़ित पक्ष फेल टू टेक एनी करेक्ट एक्शन टू रिप्रेजेंट हिज केस विद इन द टाइम गिवन बाय द कमीशन, और जहाँ पर जो बचाव पक्ष है उसने अपना जो पक्ष है वो कोर्ट में नहीं रखा, जो भी उसको टाइम दिया गया था अपना पक्ष रखने के लिए उस समय के अंदर उसने अपना पक्ष नहीं रखा, तब क्या होगा दोनों के ऊपर डिसाइड द कंप्लेन ऑफ मेरिट इफ तो उनके ऊपर वो अब आगे की कार्रवाई कर देगा। अब मतलब कोर्ट ने दोनों सब चीज़ों को एनालिसिस कर लिया, तो अब जो डेट आई है वो फैसले की घड़ी आ गई है। तो अब क्या करेगा, डिसाइड द कंप्लेन ऑन मेरिट्स इफ द कंप्लेनिएंट फेल टू अपीयर ऑन द हियरिंग। तो उसने कहा कि अगर जो कंप्लेन जो शिकायत करता है अगर वो जब आप उसकी कंप्लेंट डिसाइड होने वाली है मतलब जिस दिन उसका फैसला आने वाला है उस दिन अगर वो हियरिंग की डेट पे नहीं गया है तो भी क्या होगा, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन में बाय ऑर्डर रिक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक, तो फेल टू अपीयर डिसाइड कर देगा, मतलब उसके ऊपर जजमेंट ले लेगा अगर हियरिंग की डेट पे जो कंप्लेंट शिकायत करता नहीं है तब भी वो जो जिला आयोग है उसके ऊपर निर्णय ले लेगा। आगे बात करें, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में बाय ऑर्डर रिक्वायर एन इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड एज में स्पेसिफाइड इन दैट ऑर्डर। तो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो ऑर्डर दे सकता है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर को कि वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड एज में भी जो भी उसको चाहिए वो प्रोवाइड कराने के लिए। आगे, एवरी कंप्लेन shall be heard by the district commission on the basis of affidavit and documentary evidences placed on record। तो जितनी भी सुनवाई होगी वो किसके ऊपर बेस होगी, वो जो हलफनामे दिए जाएंगे और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पर दिए जाएंगे कोर्ट को उन्हीं के बेसिस पे सारी सुनवाई चलेगी। Subsection 7 every complaint shall be disposed as expeditiously as possible and endeavor shall be made to decide the complaint within the period of 3 months। तो यहाँ पे कहा गया कि जो भी शिकायत होगी उसको पूरी शीघ्रता से और यथासंभव तरीके से और दोनों पक्षों को सुनने के बाद मतलब हर तरीके से तसल्ली करने के बाद 3 महीने के अंदर उसका निपटारा करना
ज़रूरी है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस बाय द अपोजिट पार्टी। तो जो अपोजिट पार्टी से नोटिस मिला उस दिन से 3 महीने लगा के उसका फैसला करना ज़रूरी है। और ये किस केस में? वेयर द कंप्लेंट डज नॉट रिक्वायर एनालिसिस ऑफ टेस्टिंग ऑफ कमोडिटी, जहाँ पर जो गुड्स है उसकी टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे जो लिमिट वो कितनी है 3 मंथ्स की है। एंड विद इन दी 5 मंथ्स इफ़ इट रिक्वायर एनालिसिस ऑफ टेस्टिंग ऑफ कमोडिटी, और जहाँ पर जो टेस्टिंग ऑफ कमोडिटी की जानी है यानी कि गुड्स के केस में ये चीज़ हो जाती है 5 मंथ्स, और सर्विस के केस में हम कह सकते हैं कि 3 मंथ्स। अगर कोई गुड्स ऐसे जहाँ पर टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर भी क्या जो लिमिट होगी कितनी होगी 3 मंथ्स ही होगी। वेयर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन इफ़ इट अपीयर्स नेसेसरी इट में पास द इंटरिम ऑर्डर, अगर पेंडेंसी है कोर्ट में जिला आयोग में तो जो जिला आयोग है अंतरिम आदेश भी दे सकता है। बात करें सेक्शन 38 सबसेक्शन 9 की तो यहाँ पे पावर्स के बारे में बताया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट जिला आयोग है उसके पास कौन कौन सी पावर होंगी। द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव द सेम पावर एज वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट अंडर द फॉलोइंग मैटर्स। तो यहाँ पर जिला आयोग के पास वही शक्तियाँ होंगी जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है। कौन कौन सी जो पावर्स कौन कौन सी होती हैं सिविल कोर्ट के पास? द समिनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी डिफेंडेंट और विटनेस एंड एग्जामिनिंग द विटनेस ऑन ओथ। तो किसी को भी समन करके बुला सकती है कि आपको अदालत में हाजिर होना है। अटेंडेंस ऑफ डिफेंडेंट, जो पीड़ित पक्ष है उसकी अटेंडेंस के लिए उसको समन कर सकती हैं, और जो विटनेस है उसको बुला सकती हैं और उसकी एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं विटनेस की। by requiring the discovery of and production of any document or other material object as evidence। तो किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है जो कि केस से रिलेटेड है तो उसकी प्रोडक्शन के लिए भी ऑर्डर कर सकती है। सपोज आपने ऑनलाइन कुछ चीज़ परचेज की तो ऑनलाइन बिल होता है कंपनी के पास, तो अगर आपका बिल खो गया तो आपने कंप्लेन की कि आपने ऑनलाइन जो परचेज़ किया है जो मटेरियल है या गुड्स है या फिर जो सर्विस है ऑनलाइन लिए, तो जो ऑनलाइन जो फर्म है जो ऑनलाइन कंपनी है शॉपिंग साइट है तो उसको क्या कर सकती है ऑर्डर दे सकती है कि वो वहाँ से अपना बिल प्रोड्यूस करके लाए। रिसीविंग ऑन एविडेंस ऑन एफिडेविट, जो एविडेंस उनको एफिडेविट पे लेना। द रिक्विजिशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कंसर्न एनालिसिस और टेस्ट फ्रॉम द एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी, तो जो लेबोरेटरी है उसको टेस्ट के लिए उसकी रिपोर्ट को मंगाना। इशू ऑफ कमीशन फॉर एग्जामिनिंग ऑफ एनी विटनेस और डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो जैसे हमने भी बात की थी कि जो गुड्स को एनालिसिस करना है तो उसके लिए जहाँ पे कमीशन का मतलब क्या फीस से रिलेटेड है, तो जो उनके गवाह या दस्तावेज है उनको एनालिसिस करने के लिए अगर कोई फ़ीस चुकानी है तो वो फीस भी जारी करेगी। ये कहता है सेक्शन 38 सबसेक्शन 9। अब बात करते हैं सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 के बारे में। वेयर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट द गुड्स सफर फ्रॉम एनी डिफेक्ट specified in the complaint or that any of the allegation contained in the complaint about the service or any unfair trade practice or claim or compensation under product liability as proved, it shall issue an order to the opposite party directing him to do one or more the following नेमली। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगता है कि जो गुड्स हैं वो डिफेक्टेड है, अगर लेबोरेटरी की जो अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको लगता है उसमें प्रूव हो गया जी आपके जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है, या फिर जो सर्विसेज हैं वो क्या डिफेक्टिव है और कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस प्रूव हो गई, जो भी जो कंप्लेन में बात आई गई अगर वो सही साबित होती हैं तो जो जिला आयोग है वो निम्नलिखित निर्णय ले सकता है। फर्स्ट है टू रिमूव द डिफेक्ट पॉइंटेड आउट बाय द एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी फ्रॉम द गुड्स, तो जो एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी ने जो उसके अंदर डिफेक्ट बताए गुड्स के अंदर उनको दूर करने के लिए आदेश दे सकती है। टू रिप्लेस द डिफेक्टिव गुड्स विद द न्यू गुड्स विच शैल फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, तो जो दोषपूर्ण माल है उसके बदले नया माल देने के लिए ऑर्डर दे सकती है, जो नया माल है वो क्या हो दोष मुक्त हो। टू रिटेन द complainant the price charges paid along with the such interest on such price और charges में भी decided। उसने कहा कि जो कंप्लेनेंट ने प्राइस पे किया है सामान को खरीदने के लिए वो प्राइस उसको लौटा दिया जाए, साथ में चार्जेस पेड अलोंग विद
और जो चार्जेस उसने कोर्ट को पे किए हैं उनको भी उनका जो उनकी भी पेमेंट अब कौन करेगा, अपोजिट पार्टी, अलोंग विद इंटरेस्ट, और उन दोनों के ऊपर मतलब प्राइस के ऊपर भी प्लस चार्जेस के ऊपर दोनों के ऊपर इंटरेस्ट भी उसको देना होगा, एज में भी डिसाइडेड, जैसा कि भी निर्धारित किया जाएगा। टू पे अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द अपोजिट पार्टी, और अगर अपोजिट पार्टी की नेग्लिजेंस से कोई दुर्घटना हुई है तो उसके फलस्वरूप उसको मुआवजा भी दिया जाएगा। बात करें सेक्शन 41 की, तो अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन से आपका जो जजमेंट आया आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हो, आप जाओगे सेक्शन 41 में। और सेक्शन 41 में क्या है, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन में प्रेफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। अगर आप जो जिला आयोग है उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो आप राज्य आयोग में अपील कर सकते हो, और अपील कितने दिनों में आपने करनी होगी, 45 दिन के अंदर आपने अपील करनी होगी। प्रोवाइडेड बशर्ते फर्दर दैट नो अपील बाय अ पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति अपील नहीं कर सकता जिसे हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे जिला आयोग ने ऑर्डर दिया है धनराशि चुकाने का। किसको चुकाएगा, वो जो कंप्लेंट या शिकायतकर्ता को उसे कुछ धनराशि चुकानी है अपने ऑर्डर के अंदर, तो वो उस धनराशि को चुकाए बिना कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता। और कितनी राशि उसे कम से कम चुकानी होगी, शैल बी एंटरटेन्ड बाय द State Commission unless the appellant has deposited 50% of the amount in manner as may be prescribed, तो उसे कम से कम 50% जो धनराशि उसका भुगतान करना ज़रूरी है। अब बात चलेगी स्टेट कमीशन की। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन, अगर स्टेट कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं तो आप कहाँ जाओगे, सेक्शन 51 में। और सेक्शन 51 क्या कहता है, अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द नेशनल कमीशन विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज, तो 30 दिनों के अंदर आप जो राज्य आयोग का निर्णय है उसके खिलाफ राष्ट्रीय आयोग में अपील दाखिल कर सकते हो। अगेन प्रोवाइडेड एट बशर्ते नेशनल कमीशन शैल नॉट एंटरटेन, जो नेशनल कमीशन किसी भी ऐसी अपील को स्वीकार नहीं करेगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड, और जो पीरियड बताया गया है 30 दिन का उसकी एक्सपायरी के बाद, unless it is satisfied that there was a sufficient cause for not filing within that period। तो जब तक अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता कि इस पीरियड में आपने क्यों नहीं किया, और वो रीज़न पूछेगा और वो सेटिस्फाई हो गया रीज़न से, तो ही वो उस अपील को स्वीकार करेगा सुनने के लिए। प्रोवाइडेड दैट बशर्ते फर्दर नो अपील बाय अ पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति अपील नहीं कर सकता हु इज़ रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट इन टर्म्स ऑफ एन ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन, जिससे स्टेट कमीशन के ऑर्डर राज्य आयोग के आदेश के अनुसार कोई भुगतान करना है, किसको, अपो दूसरे पक्ष को। एंटरटेन बाय नेशनल कमीशन अनलेस द अपीलेंट हैज डिपॉजिट 50%, तो कम से कम उसके अकॉर्डिंग भी 50% उसको जो धनराशि है वो चुकानी जरूरी है नेशनल आयोग में, जो राष्ट्रीय आयोग है उसमें शिकायत दर्ज कराने के लिए। अब 67 क्या कहता है, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय नेशनल कमीशन, अब अगर नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, मेक एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू सुप्रीम कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, तो आप 30 दिन जब ऑर्डर पास हो उसके 30 दिनों के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी अपील है उसको दाखिल करवा सकते हो। अगेन प्रोवाइडेड बशर्ते सुप्रीम कोर्ट में एंटरटेन सच अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द said period of 30 days if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within that period, provided further no appeal by a person who is required to pay any amount in terms of an order of national commission shall be entertained by the Supreme Court unless the person has deposited 50% of that amount in manner as may be prescribed। वही बात जो स्टेट कमीशन के बारे में बोली गई थी, फिर नेशनल कमीशन के बारे में बोली गई, वही बात यहाँ बोली कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी ऐसी अपील को एंटरटेन नहीं कर सकता जो 30 दिन का पीरियड उसके बाद दाखिल की गई हो। अगर वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि जो रीज़न है अपील दाखिल ना करने का 30 दिनों के अंदर, अगर वो वैलिड है तो उसके बाद ही वो जो उसकी कंप्लेन उसको सुन सकता है। पर कोई भी ऐसा व्यक्ति अपील नहीं कर सकता जिसे राष्ट्रीय आयोग में के निर्देश के अनुसार कोई धनराशि चुकानी है, जब तक कि वह कम से कम 50% धनराशि का भुगतान ना कर दे। आगे देख लेते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।